हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरूद। आपके लिए मैंने 2 लेक्चर तैयार किया हुआ था जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड थ्योरी पे थी, जो बीएससी फाइनल ईयर की पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर 4 का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको स्पेक्ट्रा के बारे में बताया हुआ था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे हम प्राप्त करते हैं और इसके लिए क्या क्या थ्योरीज थी। तो आज की जो लेक्चर होगी, जो मेरी थर्ड लेक्चर होगी, उसमें वेक्टर एटम मॉडल के बारे में आपको बताऊंगा कि वेक्टर एटम मॉडल के थ्रू हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त करते हैं और इसके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें एटम की स्पेक्ट्रा कैसे हम प्राप्त करते हैं और क्या क्या स्पेक्ट्रा होंगी। इसके लिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल पढ़े थे पिछले लेक्चर पे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर पे मैंने बोर एटॉमिक मॉडल बताया था। फिर सेकेंड लेक्चर जो थी, जो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको बताया था, जो कि बोर एटॉमिक मॉडल की जो कमियां थी उस कमियां को ये दूर कर रही थी। जो कुछ ही जो पॉइंट थी उसको एक्सप्लेन कर पाई थी सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। बाकी सोमरफील्ड की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं था किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए। तो उसके बाद हम आज देखेंगे वेक्टर एटम मॉडल की वेक्टर एटम मॉडल क्या है और वेक्टर एटम मॉडल में हम क्या चीज़ की स्टडी हम करेंगे। तो आइए देखते हैं वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर एटम मॉडल जो होगा बेसिकली क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगी। क्वांटम नंबर्स ही है। कपलिंग स्कीम जो होती है, बेसिकली आपको मैंने बताया टोटल एंगुलर मोमेंटम प्राप्त करने की वैल्यूज होती है। दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन जो होती है वो स्पिन मोशन या ऑर्बिटल मोशन जब करती है तो उसके कारण हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम जे प्राप्त होती है। तो ये जे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वो क्या कि एलएस जो कपलिंग होती, 2 टाइप से कपलिंग पॉसिबल होगी। एलएस कपलिंग स्कीम, दूसरी जो होगी वो जे जे कपलिंग स्कीम। जे जे एलएस कपलिंग स्कीम बेसिकली इसमें हम देखेंगे जो पेयरिंग होती है वो कैसे होता है। दैट मीन स्पिन स्पिन पेयरिंग या ऑर्बिटल ऑर्बिटल या स्पिन ऑर्बिट पेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉनों में, वो कैसे होती है। एलिस कपलिंग जो होती है वो लाइटर एटम पे होती है। लाइटर एटम पे हमारे पास जो एटम्स होते हैं उसमें या तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होंगी या तो वो ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्पिन पेयरिंग होगी या फिर ऑर्बिटल ऑर्बिटल पेयरिंग होंगी। तो ये कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। वैसी जे जे कपलिंग जो कि हैवियर एटम पे ही होती है। जे की जे हमारे पास जेट की वैल्यू, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा वहाँ पे ये जे जे कपलिंग होंगी। होता ये है कि बड़ा जो एटम्स होता है वहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होती है उसमें स्पिन स्पिन या ऑर्बिटल ऑर्बिटल पेयरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ा एटम होने के कारण वहाँ पे इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन का स्पिन और ऑर्बिटल पेयरिंग या स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन ही पॉसिबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको टोटल जो एंगुलर क्वांटम नंबर है या टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो प्राप्त होती है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। एलिस कपलिंग स्कीम। एलिस कपलिंग स्कीम जो कि बताया लाइटर एटम पे ही होती है। लाइटर एटम होने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन होती है उसके इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जो होती है उसके साथ इंटरेक्ट कर लेती है, जिसको हम लोग स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कहते हैं। वैसे लाइटर एटम होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स के साथ वो वेक्टर सम करती है या ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन वो करती है, जिसको हम लोग ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स ये कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के कारण हमको टोटल स्पिन क्वांटम नंबर एस मिलेगा, कैपिटल एस। ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन के कारण हमको टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स कैपिटल एल प्राप्त होंगी। और जब ये एल और एस हमको प्राप्त होंगी तो इसी के वेक्टर सम के कारण हमको टोटल क्वांटम नंबर जे प्राप्त होंगी, जो कि एलिस कपलिंग स्कीम कहलाएगी। तो देखते हैं कैसे। तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो होंगी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन वो
दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण स्ट्रांगली कपल्ड करेंगे और एक टोटल स्पिन क्वांटम नंबर एस देंगे। ये वैसा ही है जैसा मैंने क्वांटम नंबर्स में, स्पिन क्वांटम नंबर्स में आपको बताया। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पे S1 एक अगर है मेरे पास स्पिन और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है S2, तो ये दोनों कपल्ड करेंगे तो हमको क्या मिलेंगी, पेयरिंग करेंगे तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S। वैसी जो इलेक्ट्रॉन होंगी वो एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन L1 है और दूसरे की L2 है, तो ये दोनों इंटरेक्ट करके हमको कैपिटल L यहाँ पे देंगी। तो ये हमको कैपिटल L प्राप्त होगा जिसको हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स कहेंगे, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स। और ये दोनों टोटल स्पिन क्वांटम नंबर्स और टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स ये इंटरेक्ट करेंगे और हमको यहाँ पे टोटल क्वांटम नंबर J प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है वहाँ से पता चल रहा है कि कैसे स्पिन स्पिन और ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन होती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होगी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण इंटरेक्शन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल ऑर्बिटल मोशन के कारण इंटरेक्शन वहाँ पे होगी और इन सब के इंटरेक्शन के कारण हमको टोटल जो एंगुलर मोमेंटम जी होगी वो प्राप्त होंगी, जिसको हम लोग एयरलेस कपलिंग स्कीम कहते हैं। चूँकि लाइटर एटम होने के कारण यहाँ पे स्पिन स्पिन का इंटरेक्शन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। इसलिए एयरलेस कपलिंग में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं होती है। जो इंटरेक्शन पॉसिबल होती है वो क्या होती है, या तो स्पिन स्पिन होगी या फिर ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन, क्योंकि इसके कारण जो इंटरेक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो आइए देखते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। जैसे मैंने बताया कि ये टोटल L हमको प्राप्त होंगी, ये वैसा ही है जैसे जितने भी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स होंगी L1 L2 जितने भी होंगे इन सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगी। ये मैंने बताया। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, दो का पहले कर लेते हैं वेक्टर सम, फिर दो का तीसरे के साथ। तो ओवरऑल जे की जो वैल्यूज होंगी वो एयरलेस कपलिंग स्कीम में कैसा होगा, वो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के ये कपलिंग के कारण, स्ट्रॉन्ग कपलिंग के कारण हमको प्राप्त होंगी, जिसकी जे की जो वैल्यूज़ होंगी टोटल वैल्यूज़ वो 2s+1 से दी जाएगी अगर s की वैल्यू लेस देन है l से, और या फिर 2l+1 से अगर l की वैल्यू लेस देन है s है तब। वैल्यू ऑफ j जो होगी वो j l+s या l-s यहाँ तक इसकी टोटल वैल्यूज़ होंगी, l+s से लेके l-s, तो ये इसकी वैल्यूज़ होंगी। तो ये था आपका कपलिंग स्कीम, एयरलेस कपलिंग स्कीम। मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही ये पॉसिबल होती है। तो आइए देखते हैं जे कपलिंग स्कीम। जे कपलिंग स्कीम मैंने आपको बताया था कि जो जे कपलिंग स्कीम होती है वो हैवियर एटम में होती है, जहाँ पे जेड की जो हमारी एटॉमिक नंबर होती है जेड की वैल्यू, उसकी संख्या बढ़ने के साथ साथ जो जे कपलिंग स्कीम होती है उसका इंटरेक्शन भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े एटम्स जब होती हैं तो वहाँ पे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन या ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन ये पॉसिबल नहीं होती। वहाँ पे उसका जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है, और ऑर्बिट स्पिन जो इंटरेक्शन होती है दैट मीन स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो जे कपलिंग में स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन ही पॉसिबल होता है, ये मैंने बताया था। तो ये कैसा कि इंडिविजुअली कोई जो इलेक्ट्रॉन होंगी, एक इलेक्ट्रॉन उसके स्पिन मोशन उसका ऑर्बिटल मोशन ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, जिसको हम लोग स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन कहते हैं, जिसके कारण हमको एक स्मॉल J1 जो होगी वो मिलेगी। दैट मीन्स स्मॉल एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम J1 एक इलेक्ट्रॉन के कारण, वैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगी और उसके कारण हमको एक टोटल जो क्वांटम नंबर होगी J2 ये प्राप्त होगी। तो इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन के स्पिन ऑर्बिटल मोशन
जो होगी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल स्पिन ऑर्बिटल मोशन के कारण जो क्वांटम नंबर्स, टोटल क्वांटम नंबर्स मिलती है, उन दोनों के पेयरिंग के कारण हमको जो टोटल क्वांटम नंबर जे की वैल्यू प्राप्त होती है, जिसको हम लोग जे जे कपलिंग स्कीम कहते हैं। तो ये जे जे कपलिंग स्कीम पता चल गया होगा कि जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरे पास क्या है, कि ये मेरे पास एटम है, ये बड़ा एटम है, ये न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, L1 एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट्स होंगी, इसकी एक स्पिन मैं बात कर लेता हूँ S1। वैसी अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट L2 और इसकी स्पिन S2। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बड़ा एटम है इसलिए स्पिन स्पिन इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे स्पिन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगी, और इसी इलेक्ट्रॉन की आपका स्पिन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन, इसके कारण आपको मिलेगा एक टोटल क्वांटम नंबर J2, इसके कारण मिलेगी आपको J1। और ये J1 और J2 ये दोनों कपलिंग करके आपको क्या देंगे, टोटल क्वांटम नंबर J देंगे, जिसको हम लोग जे जे कपलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन थी जिसकी स्पिन S1, और इसी एक इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल जो मोशन है वो है L1। इन दोनों के कारण जब ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करेंगे तो हमको J1 मिलेगा। दैट मीन्स टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगी J1 वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण, वैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण होगी स्पिन मोशन S2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन L2 अगर हो, और इन दोनों के स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन के कारण हमको J2 मिलेगी। और इस J2 के और J1 के इंटरेक्शन से हमको क्या मिलेगा, टोटल क्वांटम नंबर J हमको प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये आपका जे जे कपलिंग, और यहाँ पे ये LS कपलिंग। तो ये डायग्राम से भी स्पष्ट पता चल जा रहा है कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन या ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन जो है वो LS कपलिंग में ही पॉसिबल होगा, और जो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगी वो जे जे कपलिंग में ही पॉसिबल होती है। तो ये था कपलिंग स्कीम। तो इसके थ्रू जैसे मैंने एक एग्जांपल पे बताया था कि जे की वैल्यू आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग जे जे कपलिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जे जे कपलिंग, तो जे जे कपलिंग के लिए क्या करें कि मैं एक ले लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन L1, दूसरी ऑर्बिटल मोमेंटम L1, दूसरे की मैं ले लेता हूँ, इसको भी मैं ले लेता हूँ 1 2, दैट मीन्स एक ही ऑर्बिट्स पे है इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। इसकी स्पिन मैं ले लेता हूँ S1, इसको मैं ले लेता हूँ 1/2। इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैं ले लेता हूँ S2, तो ये होगा, इसको भी 1/2 ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये एक एग्जांपल है। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, J1 मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगी, हमको मिलेगी J2। तो J1 और J2 हम कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने आपको बताया था कि J1 की वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो उसकी जो वैल्यूज़ होंगी मॉड ऑफ L1 प्लस माइनस S1 होगी। वैसी J2 के लिए अगर हम करें तो J2 के लिए वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ L2 प्लस माइनस S2। तो इसे हम बता सकते हैं। फिर J1 J2 कपल करके क्या देंगे आपको, टोटल J की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या होगा। तो हमको J1 जो मिलेगी वो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस 1/2, माइनस जो होगी मिनिमम वैल्यू होगी, प्लस जो होगा मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू जो करें 1 माइनस 1/2, तो मॉड पे होती है इसलिए 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू 3/2, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो 1/2 और 3/2 ये J1 की वैल्यू ही पॉसिबल हो सकती है। वैसी J2 की वैल्यू देखें, J2 की वैल्यू क्या होंगी, इसी के अकॉर्डिंग 1 प्लस माइनस 1/2, दोनों की वैल्यू मैंने सेम लिया था, आप दूसरा भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू भी जो होगी 1/2 और होंगी 3/2। तो ये J1 J2 हो गई। ये दोनों कपल करेंगे तो कैपिटल J मिलेगा, जिसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, J1 प्लस माइनस J2, इसके थ्रू आप निकालेंगे। तो J1 J2 आपको इसकी पेयरिंग बनानी पड़ेगी। तो क्या क्या पेयर बन सकता है, J1 का
आपको पेयर बनाना पड़ेगा। तो एक मैं कर लेता हूँ पेयरिंग, एक 1/2, फिर एक 1/2। ये कैसा कि J1 और J2 की वैल्यू 1/2 के साथ, J1 की J2 के साथ एक पेयरिंग आपकी बन जाएगी क्या, 1/2 J1 का, J2 की वैल्यू 3/2। तो इसके रेस्पेक्ट में मिलेगी। वैसे ही आप और कर सकते हैं। क्या पेयरिंग होगी, 3/2 का J1 का 3/2 और J2 की 1/2 इसके साथ। तो 4 पेयर पॉसिबल है। एक होगी J की वैल्यू, J1 की वैल्यू 3/2 और इसकी भी वैल्यू 3/2। तो सबके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, J की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से हमने जो किया था उसके रिस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं कैसे। तो मुझे पता चला, जैसे मैं कॉम्बिनेशन अगर बनाऊं, तो एक कॉम्बिनेशन था J 1/2 का, हमने देखा था 1/2 के साथ कॉम्बिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिलेगी मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी J1 मॉड ऑफ J1 प्लस माइनस J2 के अकॉर्डिंग 0 और 1। वैसी एक कॉम्बिनेशन जो हमने देखा हुआ था वो क्या, 1/2 के 3/2 के साथ। तो इसके रेस्पेक्ट में हमको जो वैल्यू में मिलेंगी 1/2 प्लस माइनस 3/2 के रेस्पेक्ट में हम जब करेंगे तो 1/2 और 3/2 के रेस्पेक्ट में एक जो वैल्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी क्या, 1। एक जो वैल्यूज़ होंगी वो मिलेंगी आपको 2। तो ये पॉसिबल है। और जो वैल्यू थी एक, वो क्या था आपके पास, 3/2 का, किसके साथ, 1/2 के रेस्पेक्ट में। तो इसमें भी जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, 1 और 2। वैसी एक और कॉम्बिनेशन था आपका, वो कॉम्बिनेशन क्या था, 3/2 का, किसके साथ, 3/2 के साथ। तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या मिलेंगी, 3/2 मिनिमम वैल्यू जो होंगी 0, मैक्सिमम वैल्यू जो होंगी 3/2 प्लस में अगर करेंगे तो ये होंगी 6 आपकी 2, तो ये 3, तो 0 1 और होंगी 2 और होंगी 3। तो ये ओवरऑल आपको J की वैल्यू प्राप्त हो गई। J की वैल्यू कहाँ से कहाँ सभी कॉम्बिनेशन में देखें तो 0 से लेके 1 2 3, ये 4 वैल्यू J की वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो ये JJ कपलिंग स्कीम था जिसके थ्रू हम आसानी से बता सकते हैं कि J की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगे। इसके पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ था टोटल एंगुलर मोमेंटम J कैसे निकालते हैं, तो वो एलिस कपलिंग के थ्रू वैसा हम कर सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 सबके लिए निकाल सकते हैं, चाहे एलिस कपलिंग हो या फिर JJ कपलिंग। निकालने का तरीका भी आपको पता चल गया कि वो कैसे होगा। तो आइए देखते हैं कि इन सब में J की वैल्यू या L की वैल्यू हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। बेसिकली ये क्वांटम स्टेट को डिफाइन करता है और इसी क्वांटम स्टेट में ट्रांजिशन के कारण हमको स्पेक्ट्रा मिलती है। तो ये जो क्वांटम स्टेट होती है उसको हम एक पर्टिकुलर नोटेशन देते हैं जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन कहते हैं। तो देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो नोटेशन होता है क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो होती है ये एक क्वांटम सिंबल होती है, जो हमारा जो स्टेट होता है उसका एक टर्म सिंबल होती है। तो ये टर्म सिंबल क्या होता है, ये होता है आपके पास जो इक्वेशन लिखी गई है, तो ये होता है N2S+1 L J और होती है पैरिटी। तो इसका मतलब क्या है, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है जो किसी एक n के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंट l प्राप्त होती है। यहाँ पे 2s+1 जो लिखा गया है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। हमको पता है कैपिटल S कैसे प्राप्त करते हैं, ये सम ऑफ ऑल द स्पिन क्वांटम नंबर्स होती है। वैसी l जो होती है, l यहाँ पे होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे प्राप्त करते हैं वो हमने देखा था, सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है। p यहाँ पे होती है पैरिटी। पैरिटी इवन या ऑड ये होगी, तो पैरिटी हम जो डिफाइन करेंगे p ये जो होती है -1 की पावर सम ऑफ
ऑल दी एल होंगी। तो आप चाहो तो इसको कैपिटल एल भी लिख सकते हैं। तो ये पैरेटिस होगी, या तो ये इवन होंगे या ऑड पैरेटिस, और ये होगी जे, जो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाती है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होता है, नोटेशन होता है। हमको अगर एस की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, जे की वैल्यू पता है, तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं। जनरली हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो इसी फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि किसी एक एन के लिए एल वेल नोन होती है, और पैरिटी जो होगी वो किसी एल पे डिपेंड करेंगी। तो आप इवन और पैरिटी ये क्वांटम स्टेट बता भी सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती है। आइए एग्जांपल पे देखते हैं एक आध। तो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कि इस अगर मैं एन की बात करूं हाइड्रोजन एटम पे, हमको हाइड्रोजन एटम पे एन इक्वल टू 2 एक स्टेट होता था, जिसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू हमको मिलती थी 0 और 1, ये हमको मिलता था। तो इसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स जो होंगे वो बता सकते हैं। और हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, इसलिए एक स्पिन में ले रहा हूँ S1/2। तो चाहे S1 भी लिखूँ तो भी वही होगी। तो S की वैल्यू 1/2। एल की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंट एल की वैल्यू हमको मिली। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए जो स्मॉल एल होगा वही कैपिटल एल होगी। तो ये आपको जैसे मैंने बताया था कि मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो नोटेशन होगा वो मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसा यूज हम कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो यहाँ पे एस एक ऑर्बिट होगा और एक ऑर्बिट क्या होगा, पी। तो दैट मीन्स एल की वैल्यू 0 और 1, दैट मीन्स एस और पी ऑर्बिट्स ही होंगी। अब एल की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। एल की वैल्यू प्राप्त हो गई, जे की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। जे की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते हैं, एल प्लस एस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एल माइनस एस। तो यहाँ से तो आपको 0 के अकॉर्डिंग अलग वैल्यू मिलेंगी, 1 के अकॉर्डिंग अलग वैल्यू मिलेंगी। तो मैं किसी एक के रेस्पेक्ट में कहता हूँ, जैसे 1 के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स जे की वैल्यू जो कर रहा हूँ वो एल की वैल्यू 1 ले रहा हूँ मैं, और दैट मीन्स पी जो सबसे लोगी उसके लिए, और एस की वैल्यू 1/2। तो हमको क्या क्या मिलेगा, जे की जो वैल्यूज़ होंगी मिनिमम वैल्यूज़ -1/2 के रेस्पेक्ट में ये होगी 1/2, और दूसरा 1 + 1/2 दैट मीन्स 3/2। तो दो वैल्यूज़ मिली 1/2 और 3/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो नोटेशन होगा वो नोटेशन कैसा होगा, वो नोटेशन जैसे आपको मैंने बताया जो ज़रूरी चीज़ें हैं एन, तो वो एन की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, और एस चूँकि 1/2 है तो इसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिसिटी होगी 2s+1, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होंगी 2। मल्टीप्लिसिटी हमको ये बताती है कि वो सिंगलेट होगी या डबलेट स्टेट। जैसे एस यहाँ पे 2 आ रही है, इसका मतलब डबलेट स्टेट पे होंगी, दैट मीन्स हमारा जो स्टेट होगा वो ड्यूल स्टेट होगी, डबल स्टेट पे होगी, जिसको हम लोग डबलेट स्टेट कहते हैं। तो ये n = 2 और s की वैल्यू भी हो गई 2। l की वैल्यू, l यहाँ पे मैंने 1 यूज किया तो ये p ऑर्बिट तो होगा 2p। j की वैल्यू एक होगी 1/2, और दूसरी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी आपकी 3/2। तो एक स्टेट मेरी हुई वो क्या 2p 1/2, और दूसरा जो स्टेट हुई वो हुई 2p 3/2। तो ये दो टाइप के स्टेट्स हमको प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं कि इन सब स्टेट्स पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस के लिए क्या रूल्स हैं। तो इस रूल्स को ही हम सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स जो होंगे, ये सिलेक्शन रूल्स इस इक्वेशन से आपको दी जाएगी। यहाँ पे जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होती है, उस डिफरेंट जो क्वांटम नंबर्स होती है उस डिफरेंट क्वांटम नंबर्स में चेंजेस को यहाँ पे बताती है। तो जो चेंज होती है एस में, जो चेंजेस होती है, ये एस में जो चेंजेस है ये 0 का चेंजेस होना चाहिए। यहाँ पर मैंने गलती से यूनिटी का लिखा हुआ है, तो डेल एस में चेंजेस 0, दैट मीन स्पिन में जो चेंजेस है वो 0 का होना चाहिए। तो देखेंगे कि ये स्पिन में जो चेंजेस है वो 0 का कैसे होगा।
साथ में एंगुलर मोमेंटम जो होती है ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम एल, उसमें जो चेंजेस है डेल एल, इसमें चेंजेस प्लस माइनस वन का होना चाहिए यूनिटी का। ये हम देख रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वैसे मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखेंगे चेंज इन जे की वैल्यू जो होना चाहिए डेल जे में चेंजेस, ये जीरो के साथ प्लस माइनस वन ये होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रांजिशन रूल है। इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन से स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन से स्टेट से हमारा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा रिस्ट्रिक्टेड स्टेट होगी, तो ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन रूल्स जो होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होंगे। मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखते हैं। मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी जो स्पिन में चेंजेस होगी एस, यहाँ पे हम देखेंगे इसमें चेंजेस जो होती है ये जीरो का होती है। वैसी टोटल क्वांटम नंबर जो एल होती है इसमें चेंजेस जो होती है डेल एल, इसमें या तो ये जीरो का होगा या फिर प्लस माइनस वन का। ये किसमें मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो ये मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो चेंजेस है वो क्या है जीरो का है, जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये जीरो जो होती है ये पॉसिबल स्टेट नहीं होती है, पॉसिबल ट्रांजिशन नहीं होती है। तो जे में चेंजेस देखते हैं। डेल जे में जो चेंजेस होती है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होती है जे, उसमें या तो जीरो का चेंजेस हो या प्लस माइनस वन का, इसको हम लोग ट्रांजिशन रूल या सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। ये है मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो चेंजेस है वो किसका है, वो है कि डेल एल में जो चेंजेस होती है मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो जीरो भी पॉसिबल है और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जीरो पॉसिबल नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट में ट्रांजिशन के लिए जब होती है तो कौन सी लाइन हाई इंटेंस होती है और कौन सी लोअर इंटेंस। तो इसके लिए जो रूल्स होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी रूल्स। इंटेंसिटी रूल्स क्या होंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट स्टेट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन जब होती है हायर स्टेट से लोअर स्टेट या लोअर से हायर स्टेट पे, तो उस समय कौन सी लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी वो हाई इंटेंस होंगी और कौन सी लोअर इंटेंस, इसके लिए इंटेंसिटी रूल दिया गया। तो वेक्टर एटम मॉडल के अकॉर्डिंग जो हायर इंटेंसिटी जो होगी वो वही होगी जिसमें जे और एल में जो चेंजेस है वो कैसा हो, सेम हो। दैट मीन्स डेल एल अगर है या डेल जे में जो चेंजेस है ये सेम है, चाहे वो जीरो का हो या प्लस वन का हो या माइनस वन का, अगर ये चेंजेस सेम होती है तो ये हायर इंटेंसिटी रखेगी। अगर इसमें चेंजेस अगर देखें डेल एल और डेल जे, इसमें चेंजेस सेम अगर ना हो तो ये लोअर इंटेंस रखेगी, चाहे वो जीरो का हो या प्लस वन का हो या माइनस वन का। अगर डिफरेंस आती है तो उस समय हमको लोअर इंटेंसिटी मिलती है। तो ये था आपका हायर इंटेंसिटी के लिए और ये जो होंगी वो आपकी लोअर इंटेंसिटी के लिए। तो सेम चेंजेस ऑफ जे एन एल से हमको मिलेंगी हायर इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन और डिफरेंट चेंजेस के कारण जो होंगी वो हमको लोअर इंटेंसिटी की लाइंस हमको मिलेंगी। आइए एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये इसको हम कैसे प्राप्त करें। एक मैं ट्रांजिशन आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ट्रांजिशन क्या कि 2p 3/2 एक मैं स्टेट लिख रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के फॉर्म में। यहाँ से ट्रांजिशन होती है कहाँ पे, टू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2s जो ट्रांजिशन होती है वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2s 1/2 यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करूँ तो ये हमारा इनिशियल स्टेट कहलाएगी, ये अगर हम बात करें तो फाइनल स्टेट कहलाती है। तो इनिशियल स्टेट के लिए हम एल की वैल्यू देखें, यहाँ पे एल की वैल्यूज़ होती हैं ये सब। तो इनिशियल स्टेट के लिए एल की जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 1, फाइनल स्टेट के लिए एल की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी 0।
यहाँ पे फाइनल स्टेट के लिए जे की वैल्यू होगी 1/2, यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे फाइनल स्टेट के लिए जी की जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी होंगी 3/2। तो जो चेंजेस होता है उसको हम ऐसा लिखते हैं, अगर एल में चेंजेस है तो डेल एल जो होगी वो होगी एल एफ माइनस एल आई। तो एल एफ फाइनल स्टेट अगर हम देखें तो एल की वैल्यू है आपकी 0, और एल आई की वैल्यू अगर देखें तो वो है आपकी यहाँ पे 1। तो ये होगी डेल एल की वैल्यू कितना -1। ठीक है, डेल जे की वैल्यू सेम हम करेंगे ऐसी, तो ये होगा जे एफ माइनस जे आई। तो जे एफ की वैल्यू हमको मिला हुआ है 1/2, और जे आई की वैल्यू माइनस माइनस जे एफ की जे आई की वैल्यू ये 3/2। तो यहाँ से हमको मिली डेल जे की वैल्यू कितना -1। तो डेल जे और डेल एल दोनों की वैल्यू हमको मिल रही है -1। तो ये दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब कि ये हायर इंटेंसिटी रखेंगे, लेकिन ये तभी रखेंगे जब ट्रांजिशन पॉसिबल हो। क्योंकि ट्रांजिशन ये पॉसिबल होगी क्योंकि डेल एल और डेल जे में चेंजेस कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया था यूनिटी का चेंज होना चाहिए। अगर यूनिटी का चेंज होगी तभी जाके ट्रांजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ट्रांजिशन रूल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक ट्रांजिशन है, कौन सी ट्रांजिशन, P3/2 से ट्रांजिशन मेरी हो रही है। कहाँ से, ये 2P3/2 है, और ये ट्रांजिशन हो रही है मेरी 2P1/2 पे। तो सबसे पहले देखें ट्रांजिशन हो रही है कि नहीं। तो यहाँ से ये L की वैल्यू होगी जो कि 1 होगी, ये J की वैल्यू होगी, यहाँ पर से देखें तो ये J की वैल्यू होंगी, ये L की वैल्यू होगी जो कि 1 है। तो सबसे पहले डेल L देखें, डेल L क्या होंगे, आपको मैं बताया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 1, इनिशियल अगर देखें तो इसकी वैल्यू भी है 1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो डेल एल की वैल्यू 0 नहीं होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, ये मैंने बताया। अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तब की केस में ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन अगर ये मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का होगा तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। फिलहाल तो अगर हम देखें तो ये दोनों केसेस हो सकती है, ट्रांजिशन पॉसिबल भी हो सकता है और पॉसिबल नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए आप देख लेंगे कि एस की वैल्यू क्या है। तो एस की वैल्यू को 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2s+1 ये है, तो एस की वैल्यू यहाँ से मिल आएगी, सिंगलेट है तो 1/2, यहाँ से 1/2। तो डेल एस में चेंजेस हमको यहाँ पे मिलेंगे, ये कितना 0, जो कि हमको पता है कि डेल एस में चेंजेस 0 अगर होती है तो ट्रांजिशन पॉसिबल है। वैसे ही हम प्राप्त करेंगे डेल जे अगर देखें तो डेल जे की वैल्यू कैसे करेंगे आप, 1/2 और 3/2 के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 ये फाइनल -3/2, तो इसकी वैल्यू जो होंगी ये होगी -1। तो देखें डेल एल में चेंजेस 0 का है, डेल जे में चेंजेस जो है वो -1 का। इसका मतलब चेंजेस यहाँ पे डिफरेंस आ रही है, तो इसकी इंटेंसिटी, अगर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम होंगी। तो ये एग्जांपल था। तो आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन एटम की फाइन स्ट्रक्चर को वेक्टर एटम मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करती है। वेक्टर एटम मॉडल जो कि मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर पे बेस्ड होती है, और यही क्वांटम नंबर के कारण हमको डिफरेंट स्प्लिटिंग जो टर्म्स है, क्वांटम स्टेट जो है या स्प्लिटिंग जो एनर्जी लेवल्स है वो हमको प्राप्त हो रही है। तो आइए देखते हैं ये कैसे एक्सप्लेन करती है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगा क्या, कि हमारे पास वेक्टर एटम मॉडल में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट क्या होती है
यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, दैट मीन्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन या ऑर्बिटल ऑर्बिटल या स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो इस इंटरेक्शन के कारण कुछ एनर्जीज एराइज होती है जिसको हम लोग स्पिन ऑर्बिट एनर्जी कहते हैं। तो देखते हैं स्पिन ऑर्बिट एनर्जी टर्म्स। तो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी टर्म्स ये की होता है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है। तो इसके कारण जो एनर्जी आती है ये इतनी होती है, जो दिख रही है कि क्वांटम नंबर्स जे एल एस पे डिपेंड कर रही है, जिसके कारण हमको ये एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो इसका चूँकि ये बीएससी फाइनल ईयर की सिलेबस पे नहीं है, लेकिन आइडिया के तौर पे आप ले लीजिए कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी भी हमको प्राप्त होती है, जो इस इक्वेशन से मिलती है। ये आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको प्राप्त होती है। इसके साथ ही चूँकि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाती है, इस डिस्टर्बेशन के कारण उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो इसको हम लोग परटर्बेशन एनर्जी कहते हैं। साथ में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मिलती है। तो इन डिफरेंट स्टेट्स में जो एनर्जी मिलती है, दैट मीन्स ये डिफरेंट सब ऑर्बिट्स होती है। तो इन डिफरेंट सब ऑर्बिट्स में हमारे पास जो मोमेंटम होती है इलेक्ट्रॉन की वो भी चेंज होती है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो हमको उसमें भी थोड़ा सा परटर्बेशन करेक्शन करनी पड़ती है। इसको सबसे पहले डिराक ने किया था, इसलिए डिराक का करेक्शन एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण, मोमेंटम चेंज होने के कारण, दैट मीन्स हैमिल्टोनियन चेंज होने के कारण हमको एनर्जी में करेक्शन की ज़रूरत होती है। और चूँकि मैंने बताया था जब हमारी मोमेंटम चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो भी चेंज होती है। चूँकि डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट्स होती है, सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट होने के कारण जब वो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करती है तो न्यूक्लियस के पास जाने से वहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आने लगती है, जिसके कारण हमको उसकी एनर्जी में करेक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो डिराक ने भी ऐसा ही किया और रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया, जिसको हम लोग डिराक रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी कहते हैं, जो कि इस एनर्जी इक्वेशन से दी जाती है, जिसको डिराक का रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी कहते हैं। जो इस इक्वेशन से दी जाती है ये वैसा ही है जैसा सोमरफेल्ड का रिलेटिविस्टिक करेक्शन था। यहाँ पे सोमरफेल्ड ने कहा कि के जो क्वांटम नंबर होती है, जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर, उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एक नया टर्म्स दिया, ये एल प्लस एस है बेसिकली, जो कि जे क्वांटम नंबर्स होती है उस पर ये डिपेंड करती है, ये कहा। तो ये डिराक का रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी, जो कि सोमरफेल्ड के एनर्जी जैसा है। आफ्टर करेक्शन एनर्जी हमको ये पता चल जाएगा कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एग्जैक्ट जो सेपरेशन होगी वो क्या होगी, सब ऑर्बिट्स में जो सेपरेशन होगी वो क्या होगी। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेनेशन। तो हाइड्रोजन एटम, चूँकि आपको बोर ने सबसे पहले कहा कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे जब ट्रांजिशन होती है, दैट मीन्स यहाँ पे, तो हमको बोर सीरीज की बोर जो स्पेक्ट्रा पे हमको हाइड्रोजन की एक सीरीज मिलती है जिसको बामा सीरीज कहते हैं, जो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन से प्राप्त होती है, जिसमें हमको 5 डिफरेंट स्पेक्ट्रा मिलती थी जिसको फाइन स्ट्रक्चर कहते थे। तो इसी n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 जो एनर्जी लेवल्स है, जो बोर के अकॉर्डिंग एक सिंगल एनर्जी लेवल्स होती है, वो कैसे वेक्टर एटम मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लिट होती है, तो ये देखते हैं। तो ये बोर लेवल्स था, सोमरफेल्ड ने भी करेक्शन किया। तो n इक्वल टू 2 के लिए के की डिफरेंट वैल्यू मिली, K1 और K2, जो कि ये सोमरफेल्ड का यहाँ पे एक दिख रहा है, दो लेवल्स। उसी प्रकार वेक्टर एटम मॉडल से अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट हमको क्वांटम स्टेट या क्वांटम एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, जो कि n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के रेस्पेक्ट में होगी। तो सबसे पहले देखते हैं n इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट में। चूँकि n इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट में देखें तो l की जो पॉसिबल वैल्यू है वेक्टर एटम मॉडल के अकॉर्डिंग वो क्या क्या होंगी, वो या तो 0 होंगी या 1। चूँकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये कौन सी ऑर्बिट होंगी, एस, और एक जो ऑर्बिट होंगी वो पी ऑर्बिट होंगी, क्योंकि इसी एल को हम कैपिटल एल भी कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी
जे की वैल्यू वो हम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन 1/2, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो होती है क्या, वो होती है आपकी एल प्लस माइनस एस। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसलिए। तो हम यहाँ पे देखें तो एक एल इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में, तो एल इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में हम करें तो जे की जो वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे वो कौन सी वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, एल प्लस एस, एस की वैल्यू 1/2, तो एक ही वैल्यू मिलेंगी वो होगी 1/2। तो इसके कारण जो टर्म्स होंगी वो कौन सी टर्म्स होंगी, वो टर्म्स होंगी ये टर्म्स एस 1/2 टर्म्स। यहाँ पे टू एस 1/2 लिखा है, टू एन की वैल्यू है, ऊपर पे जो टू लिखा गया वो मल्टीप्लिसिटी 2s+1 आपको पता है ये, अभी मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पता है उसके अकॉर्डिंग। और ये एल की वैल्यू चूँकि यहाँ पे क्या है जीरो, दैट मीन्स कौन से आर्बिट, एस आर्बिट, तो ये एस आर्बिट। जे की वैल्यू हमने इसके अकॉर्डिंग निकाला 1/2, तो ये हुई 1/2। तो टू एस 1/2 एक टर्म्स होंगी। वैसी एल इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में हम करें तो इसके रेस्पेक्ट में जो जे की वैल्यू होंगी वो क्या होगा, एल प्लस एस, एस की वैल्यू 1/2, तो 3/2 होगी। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी 1/2। दो ही वैल्यू पॉसिबल है, तो एक 1/2 और दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3/2। तो 1/2 और 3/2 ये दो के रेस्पेक्ट में हमको स्पेक्ट्रल टर्म्स मिलेंगी। तो एक स्पेक्ट्रल टर्म्स 1/2 के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे मिल रही है, एक स्पेक्ट्रल टर्म्स आपको यहाँ पे जे 3/2 के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। चूँकि एल की वैल्यू यहाँ 1 थी इसलिए यहाँ पे पी टर्म्स होंगी, यहाँ पर भी जो होंगी वो पी टर्म्स आपको मिलेंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 टर्म्स आपको मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने लोअर लाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है एक एनर्जी लेवल्स, चूँकि जे की सेम वैल्यू यहाँ पे एक रूल से अप्लाई होती है, सेम जे की वैल्यू अगर होती है तो वो लोअर एनर्जी रखती है, अगर जे की वैल्यू डिफरेंट है और ज़्यादा है तो वो हायर एनर्जी वैल्यूज़ रखेंगी। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमको स्प्लिटिंग टर्म्स मिली एनर्जी पे। यहाँ पे जे के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमको क्वांटम स्टेट भी मिला। एक स्टेट आपको यहाँ पे मिला है P1/2 और S1/2, और एक यहाँ पे मिला है P3/2। तो ये तो n इक्वल टू 2 के लिए था। सिमिलर आप n इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो n इक्वल टू 3 बोर के अकॉर्डिंग ये सिंगल लाइन्स थी, और सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग n इक्वल टू 3 के लिए के 3 वैल्यू हमने निकाला हुआ था 1, 2 और 3। बाद में सोमरफेल्ड ने ही मॉडिफाइड किया और के की वैल्यू को l+1 के फॉर्म में लिया, तो l की वैल्यू जो है वो जीरो भी पॉसिबल थी। तो l के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ अगर देखें और वेक्टर एटम मॉडल के अकॉर्डिंग भी देखें तो n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए दैट मीन्स जो l की वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगी, वो होंगी 0, 1 और क्या होंगी 2। तो ये 3 पॉसिबल टर्म्स है, दैट मीन्स ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर्स होंगे उसकी 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। चूँकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एस की वैल्यू जो होगी वो क्या 1/2। तो हम यहाँ पे जितने भी क्वांटम नंबर्स पढ़ा हुआ है उसका यूज करके, कपलिंग स्कीम का यूज करके, चूँकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कपलिंग स्कीम नहीं होगी, तो जे की सिंपल सा वैल्यू हम निकाल सकते हैं और क्वांटम स्टेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटम स्टेट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आपको यूज करनी होगी। तो देखते हैं 1/1 कि एल इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा। तो एल इक्वल टू हम जब 0 रखें और एस इक्वल टू 1/2 तो जे की जो वैल्यू होंगी वो आपको मिलेंगी कितनी 1/2। तो जो स्टेट होगा वो स्टेट क्या होगा, एन की वैल्यू चूँकि 3 है तो 3 मल्टीप्लिसिटी एस 1/2 है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी 2s+1 से, और एल की वैल्यू चूँकि एल 0 है तो यहाँ पे कौन सी आर्बिट होगी एस आर्बिट, तो जे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/2। तो स्टेट होगा 3 2s 1/2 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। सिमिलर एल इक्वल टू 1 के लिए आप करेंगे, एल इक्वल टू 1 के लिए रिसेंटली हमने किया तो हमको पता चला कि एक जो होती है वो P1/2 और दूसरा जो होती है वो P3/2 पे एक स्प्लिट होती है जो कि यहाँ पे
लिखा गया है। तो ये दो टर्म्स होंगी। तो वैसे ही आप किसके लिए करेंगे, एल इक्वल टू 3 के 2 के लिए, एल इक्वल टू 2 यहाँ पे था, तो एल इक्वल टू 2 हम यूज करें और एस 1/2, तो जे की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। जे की डिफरेंट वैल्यू क्या आप कहाँ से निकालेंगे, एल माइनस एस से लेकर एल प्लस एस तक, ऐसा आप निकालेंगे। तो एल की वैल्यू 2 मॉड ऑफ 2 माइनस 1/2 करें, एल माइनस एस से लेके कहाँ तक, एल प्लस एस, तो ये होगी आपकी 2 + 1/2 तक। तो इसकी वैल्यू जो आएंगी आपको क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगी 3/2, जी की वैल्यू यहाँ से मिलाएंगी आपको 3/2, और एक वैल्यू मिलेंगी आपको 5/2। इसके रेस्पेक्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होगा, वो होगा डी 3/2, दूसरा डी 5/2। चूँकि L2 है इसलिए यहाँ पे डी जो सब आबिट्स होंगी वो होंगी। तो ये तो हो गई आपकी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। n इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग आपको पता चला 3 एनर्जी लेवल्स पे यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे दिखाया भी गया है डिफरेंट एल के रेस्पेक्ट में जे की डिफरेंट वैल्यू। मैंने बताया था सेम जे जो होगी वो एक एनर्जी लेवल्स रखेंगी, दैट मीन्स वहाँ पे डिजेनरेसी होगी जे के रेस्पेक्ट में। आपको मैंने बताया था डिजेनरेसी क्या होती है, किसी एक एनर्जी लेवल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंट जो स्टेट्स अवेलेबल होती हैं उसको हम लोग डिजेनरेट स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे डिजेनरेसी है P1/2, S1/2, D3/2 और P3/2 और यहाँ पे D5/2। इसका मतलब ये कि कुछ यहाँ पे डबलेट स्टेट हो सकते हैं और कुछ सिंगलेट स्टेट भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे डबलेट स्टेट है, दैट मीन डिजेनरेसी है, यहाँ पे सिंगलेट स्टेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो ये n = 3 के लिए आपका एक्सप्लेनेशन था। आगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखते हैं कि कैसे इस लेवल पे ट्रांजिशन के कारण हमको फाइन स्ट्रक्चर मिलती है। तो बोर का एक लेवल्स था, ये n = 3, बाद में सोमरफेल्ड ने किया तो k = 1 2 3 इस फॉर्म में था। और जब वेक्टर एटम मॉडल आया तो हमको पता चला ये 3 एनर्जी लेवल्स हमको मिल रही है, एक ये और ये एनर्जी लेवल्स और ये 3 एनर्जी लेवल्स। और इसके कारण ये एनर्जी थी रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो हमने किया, तो ये करेक्शन एनर्जी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो करेक्शन एनर्जी है वो एल और जे पे डिपेंड कर रही है, साथ में एस पे भी वो डिपेंड करती थी। तो फाइनली ये हमारा आप एनर्जी स्टेट होंगी जिसको हम लोग क्वांटम स्टेट भी कहते हैं। बोर के n = 2 जो एक सिंगल लाइन्स थी उसके अकॉर्डिंग सोमरफेल्ड ने k = 1 2 के अकॉर्डिंग 2 लाइन्स कहा। बाद में वेक्टर एटम मॉडल से भी देखे तो हमको ये 2 एनर्जी लेवल्स मिला जिसका जो एनर्जी स्टेट टर्म्स है वो 2p1/2, 2s1/2 ग्राउंड स्टेट पे और एक 2p3/2 ये स्टेट आपको मिलती थी। इन्हीं लेवल पे ट्रांजिशन के कारण हमको क्या मिलेंगे, आपको इस जो फाइन स्ट्रक्चर होगी हाइड्रोजन एटम जो 5 लाइन्स मिलती थी वो मिलेंगी। तो यहाँ पे ये दिखाया भी गया है ट्रांजिशन डिफरेंट लेवल पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 2p1/2 जो होगी वहाँ दैट मीन्स ये लाइन्स इसका ट्रांजिशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ पे 2p3/2 पे ट्रांजिशन। चूँकि ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, आप ट्रांजिशन रूल करेंगे तो p1/2 से p3/2 पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेल एल की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0 हो रही है, जबकि चेंजेस किसका होना चाहिए, यूनिटी का। तो ये बेसिकली कहाँ से ट्रांजिशन के कारण मिल रही है, ये हमको s1/2 से p3/2 है वहाँ ट्रांजिशन के कारण मिल रही है। यहाँ पे l की वैल्यू जो होगी हम बता सकते हैं +1 होगी, और अगर j की वैल्यू करें तो 3/2 - 1/2 तो ये भी +1 इसके रेस्पेक्ट में होंगी। दैट मीन्स ये सेम चेंजेस हो रही तो इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होंगी। तो ये ट्रांजिशन रूल और सिलेक्शन रूल पूरा अप्लाई करने पे आप बता सकते हैं कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पॉसिबल होगी। तो s1/2 से ये p3/2 पे एक ट्रांजिशन जो कि यहाँ पे मिल रही है वो होगी। दूसरी और ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो और दूसरी ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या, p1/2 से p1/2 में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिर से डेल एल की वैल्यू 0 होगी। तो p1/2 से s1/2 पे
ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है P1/2 से कहाँ S1/2, लेकिन S1/2 से S1/2 पे नहीं होगी क्योंकि डेल एल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो यहाँ पे एक जो होगी वो कहाँ से कहाँ P1/2 से यहाँ से S1/2 जो होगी इसमें ट्रांजिशन के कारण मिलेंगे दो लाइंस। तो इसी प्रकार D3/2 यहाँ पे एक स्टेट है, D3/2 यहाँ पे, तो D3/2 से P1/2 पे ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो ये D3/2 से P1/2 पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल एल में जो चेंजेस है वो जीरो का ना होके वहाँ पे यूनिटी का चेंजेस दिख रही है, यहाँ पे 1 का चेंजेस दिख रहा है। वैसी जे में भी चेंजेस है वो -1 का दिख रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। वैसी P3/2 से P1/2 में नहीं हो सकती, डेल एल 0 यहाँ पे हो रही है इसलिए, जो कि ट्रांजिशन रूल कहता नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजिशन होगी। तो उसी प्रकार डी, अगर हम दूसरे, और ये तो 3 लाइन्स होंगे, वैसी P3/2 से P3/2 पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, ये P3/2 से P3/2 में, लेकिन D3/2 से P3/2 पे हो सकती है क्योंकि डेल एल में चेंजेस तो यहाँ पे अगर देखें तो वो -1 का है, लेकिन डेल जे में जो चेंजेस है वो 0 का है, जो कि हो सकती है। ट्रांजिशन रूल्स अगर मैं लिख दूँ तो आपको पता है डेल एल में जो चेंजेस है वो किसका होना चाहिए, +-1 का, और डेल जे में जो चेंजेस है वो बेसिकली 0 का या +-1 में चेंजेस होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है। वैसे D5/2 से आपको P3/2 पे ट्रांजिशन मिलाएगी क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पे देखें तो ये आपका -1 का है, और जे की वैल्यू अगर देखें तो ये भी -1 का है। तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन मिलाएंगे। तो ये इस तरीके से 5 लाइन्स मिलेंगी, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लाइन्स आपको मिलेंगी, जो कि हाइड्रोजन की फाइन स्ट्रक्चर कहती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि वेक्टर एटम मॉडल के थ्रू कम्प्लीटली ये एक्सप्लेन करती थी, जो कि बोर की थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं की गई थी और न ही आपके सोमरफेल्ड की थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन की गई थी। तो ये वेक्टर एटम मॉडल जो कि आपके डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के कारण ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे स्प्लिटिंग को दिखा रही थी और डिफरेंट क्वांटम स्टेट हमको मिल रही थी। ये डिफरेंट क्वांटम स्टेट में ही ट्रांजिशन रूल्स और जो आपकी सिलेक्शन रूल्स होंगी उसको फॉलो करने पे हमको फाइन स्ट्रक्चर मिल रही है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि वेक्टर एटम मॉडल द्वारा एक्सप्लेन करती है। बाकी जो फेल्योर थी, जैसे आपकी जीमान इफेक्ट का, तो उसको भी वेक्टर एटम मॉडल द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। स्टार्क इफेक्ट को भी इसके थ्रू एक्सप्लेन की जाती है। साथ में ट्रांजिशन रूल को भी वेक्टर एटम मॉडल बताती है। सिलेक्शन रूल्स या इंटेंसिटी रूल्स जो होती है उनको भी वेक्टर एटम मॉडल द्वारा बताई जाती है। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होता है हाइड्रोजन एटम या और किसी अन्य एटम के स्पेक्ट्रा के लिए। ओवरऑल कहें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए जो वेक्टर एटम मॉडल होती है ये सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी होती है। तो इसके अलावा और कुछ एटॉमिक थ्योरी भी डेवलप हुए थे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण थ्योरी थी वो आपकी वेक्टर एटम मॉडल। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लूँ और एटॉमिक मॉडल क्या था। ये श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल था, जो कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउडिंग पे डिपेंड करती थी। दैट मीन्स ये क्वांटम थ्योरी थी, तो कम्प्लीटली ये क्वांटम मैकेनिकल जो इफेक्ट थी उस पर डिपेंड करती थी। तो इसके लिए हम इक्वेशन सॉल्यूशन कहते थे। यहाँ पे जो पोटेंशियल होता था ये किसी एटम की पोटेंशियल होती थी। जनरली स्फेरिकल पोटेंशियल होता है किसी भी एटम पे, तो हम स्फेरिकल पोटेंशियल का यूज करके इसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो एनर्जी का इक्वेशन ये मिलती थी और हमको यहाँ पे डिफरेंट जो स्टेट है वो भी मिलता था। जैसे आगे देखें तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड थी। तो जैसे एस स्टेट के लिए देखें तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में होंगी। वैसे पी स्टेट के लिए ये डिफरेंट 2 प्रोबेबिलिटीज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाई जाएगी तो उसको बताती है ये
इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग को बता रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पर भी डी स्टेट के लिए अलग। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग पे डिपेंड करने वाली थ्योरी थी, श्रोडिंगर की एटॉमिक मॉडल जिसको कहते थे हम लोग। तो ये अलग अलग स्टेट के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को ये बता रही है। तो ये स्पेक्ट्रा होता था। तो ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल आपका एटॉमिक मॉडल था, जो कि बीएससी की जो सिलेबस है उस पे नहीं है। तो आगे की जो क्लासेस होंगी एमएससी, उसमें ये पढ़ी जाएंगी। तो कंक्लूजन कि ओवरऑल हमारे पास डिफरेंट मॉडल था। वो मॉडल क्या था, थॉमसन की, डाल्टन की एक मॉडल थी। डाल्टन की मॉडल जो था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर प्लम पुडिंग मॉडल था थॉमसन की, तो इसमें भी एटम जो था वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी। फिर रदरफोर्ड की स्कैटरिंग थ्योरी आई, जिसमें न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया गया और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता था ये कहा गया, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है मोशन करती थी ये कहा गया रदरफोर्ड की थ्योरी पे। और ये जो थ्योरी थी ये भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फाइनली बोर की एटॉमिक थ्योरी थी जो कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता था और साथ में एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे राइज होता था उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। उसके बाद फाइनली जो वेक्टर एटम मॉडल इसके बाद पढ़े थे। फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग थ्योरी जो कि श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी। तो क्वांटम मैकेनिकल डेवलप्ड थ्योरी थी श्रोडिंगर की थ्योरी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स था जो हम देख रहे थे। इसके लिए मैंने कुछ रेफरेंस लिया हुआ है, वो है आरपी गोयल की किताब, आप राजकुमार की किताब जो होगी एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स वो पढ़ सकते हैं, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एसओ पिल्लई की किताब आप यूज कर सकते हैं। आप जो थ्योरी मैंने बताई है उस थ्योरी को सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो एटॉमिक फिजिक्स को समझने में आसानी होगी। एटॉमिक जो मॉडल कैसे डेवलप हुए और कैसे वो हमारी डिफरेंट जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो कैसे एक्सप्लेन करती है उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।